हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूं, एक्साइटेड हूं। आपने जो हमारी बायोलॉजी की क्लासेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए हर तरीके का कंटेंट, बेस्ट कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर यहीं प्रोवाइड करा दूँ। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपीज़ में, ठीक है। तो और आज सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मेरी सारी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, बल्कि इस दुनिया में सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैंने अभी ना एक चीज़ पढ़ी कि भाई बहन की रक्षा के लिए, आज तक यही पढ़ा था, भाई बहन की रक्षा के लिए वचन देता है, बहन राखी बांधती है। लेकिन आज मैंने एक नई चीज़ पढ़ी, नई चीज़ नहीं है, रियलिटी ही ये है। बहन भाई की रक्षा के लिए हाथ पर धागा बांधती है, मतलब वो भाई की रक्षा कवच देती है, भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। इससे भाई की रक्षा होती है आने वाली विपत्तियों से। तो ये भाई की रक्षा करने के लिए है, ना कि बहन की रक्षा का वचन है। तो ये अपोजिट बताते हैं हमारे यहाँ पर। हमारी जो संस्कृति है, वेद हैं, उसमें जो वर्णित है, उसमें ये वर्णित है कि बहन भाई की रक्षा के लिए हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, ना कि भाई बहन की रक्षा के लिए। तो देखो कितनी सारी राखियाँ रक्षाबंधन से पहले ही हो गई तो 10 हैं, ये बहुत सारी हो गई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। तो थैंक यू सो मच। सभी आप खुश रहो, त्यौहार अच्छे से मनाओ और पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ दो, ठीक है। और आज एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा। इंटरेस्टिंग क्या है, थोड़ी मोटिवेशनल है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, उसके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ मैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझ पर, अभी बता देता हूँ, चलो फिर तो पढ़ाता रहूँगा मैं कंटिन्यूसली। एक बच्चे ने लिखा कमेंट में कि सर मैं तो 9 बजे के बाद पढ़ नहीं पाता, मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ। तो फिर दूसरे बच्चे ने उसका रिप्लाई करा, हाँ सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, मैं भी सो जाता हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता रात को। तो भाई बिना रात को पढ़े हुए आप कामयाब कैसे हो पाओगे, क्योंकि दिन में तो आप रहते हो कोचिंग में और स्कूल में, ठीक। उसके बाद आप आ जाते हो घर आने के बाद या अपने रूम पे आ जाते हो। उसके बाद आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसका आपको टाइम मिलता नहीं है। जब उसका आपको टाइम नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी का, तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे बताओ। आप स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक ऐसा शेड्यूल तैयार करना है आपको कि स्कूल से आने के बाद सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल टाइम दे सको, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर सको। अब जैसे मान लो आप स्कूल से आए और आप उसके बाद अपने घूमने निकल गए, दोस्तों में निकल गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आप 12th क्लास में हो, कोई नीट एस्पिरेंट है, कोई जेई एस्पिरेंट है, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। अब आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, यारी दोस्ती ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। चलता है कि थोड़ा बहुत आप एंटरटेन कर सकते हो, अपने आप को, माइंड को रिलैक्स कर सकते हो, स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप आए और बैग रखा और उसके बाद बैग खोला ही नहीं है। ऐसे ही करते हैं बच्चे ज़्यादातर, लेकिन उनके लाइफ का कोई गोल नहीं होता, वो ही ऐसा करते हैं। जिनके लाइफ का गोल होता है, जिन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ऐसा नहीं करते। जिनको मौज लेनी है, जिनको जीवन में कुछ करना ही नहीं है, दूसरों पे डिपेंड रहना है, वो ऐसा करते हैं। लड़कियां भी ज़्यादातर आजकल ऐसी करती हैं कि जाएंगे घर बैग रख देंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद सीधा अगले दिन जब स्कूल या कॉलेज जाएंगे, जब जाके बुक्स उठाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्कूल गए, थोड़ा रेस्ट किया, अपना लंच वगैरह करने के बाद जब माइंड रिफ्रेश हो जाएगा तो दोबारा से अपना जो स्केड्यूल आपने तैयार किया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे आप, ठीक है। तो यारी दोस्ती को 6 महीने के लिए अगर एक साइड रख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फालतू के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर हो जाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनसे दूर रहो। यूट्यूब खोलो। पता है मैंने एक इंटरव्यू देखा था, हाँ इंटरव्यू था साक्षी शर्मा का, यूपीएससी टॉपर। तो उसने बताया कि मैंने जो पढ़ाई की है वो यूट्यूब से पढ़ाई की है। अब यूट्यूब से पढ़ के यार उसने रैंक 1 लिया है, वो टॉपर है साक्षी शर्मा। तो आप क्यों नहीं कर सकते?
तो उसने फिर बताया कि कैसे उसने यूट्यूब से पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, कैसे उसने टॉप कर दिया। तो उसने बताया कि मैंने अपने चैनल को इस तरीके से सेट किया हुआ था, मैं सर्च ऐसी चीज़ें करती थी जो यूपीएससी से रिलेटेड होती थी, मैं उसमें फालतू की चीज़ें नहीं सर्च करती थी। अब तुम क्या हो, यूट्यूब पर एक चीज़ सर्च करते हो, यूट्यूब पर सर्च करोगे कोई सा सॉन्ग भी कहाँ करते हो आप, पता नहीं क्या क्या चीज़ सर्च करते हो। आप एक चीज़ सर्च करी और यूट्यूब 10 उससे रिलेटेड रिकमेंडेड वीडियोस आपको दिखा देगा। आप एक सर्च करोगे, दोबारा जब ओपन करोगे आपको फिर 10 उसमें वीडियोस आ जाएंगी। आप इसे भी खोल के देख लूँ, इसे भी खोल के देख लूँ, इसे भी खोल के देख लूँ, सबको खोल खोल के देखते रहना, पढ़ाई तुम्हारी हो नहीं पाएगी। फिल्टर कर दो यूट्यूब को, शायद हो जाता है, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब फिल्टर हो जाता है नहीं हो जाता। उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उसने बताया था कि मैंने यूट्यूब को फिल्टर किया हुआ था और मेरे पास जो वीडियोज़ आती थी सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आती थी, ये फालतू की चीज़ें नहीं आती थी कि किसी की कॉमेडी आ रही है, एलवीश यादव की कॉमेडी आ रही है उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, कभी किसी की कॉमेडी आ रही है, कभी कोई देहाती सॉन्ग आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इनके चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो कहानी ये है कि 9 बजे तक आप इसलिए 9 बजे के बाद आप इसलिए नहीं जग पाते क्योंकि आपके लाइफ का गोल नहीं है, आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड ही नहीं हो, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहते। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रातों को जगना पड़ेगा, अपनी रात खराब करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि दिन में वो स्कूल कोचिंग करने के बाद पूरे दिन पढ़ लेंगे रेस्ट किए बिना। तो आप क्या काम करोगे, स्कूल से आने के बाद रेस्ट करोगे और उसके बाद जब 6, 7, 8 बजे आप फ्री हो जाओगे तब दोबारा से पढ़ने बैठोगे और 4-5 घंटे पढ़ने के बाद जब आप सोओगे तो आपको नींद इसलिए आती है क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की, आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल अपने से मतलब है, अपने आराम से मतलब है। कभी अपने पेरेंट्स की मेहनत देखो, वो कैसे कैसे मेहनत करके आपकी स्कूल की फ़ीस जमा करते हैं। इतनी महंगी फ़ीस होती है स्कूल की, इतने महंगे कोचिंग के पैकेज होते हैं। आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, उनके हाथों को देखना, जो आपके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स तो ऑफिसर नहीं है, सबके पेरेंट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। ज़्यादातर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है लोअर फैमिली से भी हो मेरी तरह। कभी आप पेरेंट्स के हाथ देखना, उनके हाथ में छाले पड़े होंगे, ठीक है। अपनी मदर की मेहनत देखना, वो सुबह से शाम तक आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके भविष्य के लिए सब कुछ करती हैं। लेकिन आप क्या करते हो, अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद को बाहर निकालो, आइसोलेट हो जाओ, यारी दोस्ती छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो 6 महीने, ठीक है। अगर जो मेरी बात को कोई मानता होगा, रेस्पेक्ट करता होगा, वो मेरी बात को फॉलो करेगा। अदरवाइज़ जो नहीं करेगा, जो नहीं मानता, वो तो फिर किसी की मानेगा ही नहीं, वो अपने माँ बाप की नहीं मानेगा, मेरी तो जब मानेगा, ठीक है। तो ये केवल उन्हीं के लिए है जो मेरी बात को मानते हो, जो मुझे बच्चे फॉलो करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसकी वीडियो स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर और वो है कैलकुलेशन ऑफ लॉग केसी, या आप इसको एग्जाम में ये भी आ सकता है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें एंटीलॉग की जरूरत पड़ती है और उसकी वैल्यू गिवन होगी आपको। तो अब वैल्यू गिवन नहीं होती, बस डायरेक्ट बोल देते हैं कि लॉग केसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता है जैसा मान लो मेरे पास कोई सेल है, ये रहा मेरे पास सेल, ये कहाँ चला गया, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मेरे तन मन धड़कन में सिहरा। भाई ये दो बीकर है, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा, ठीक है। अब मैंने इन बीकर में, इस वाले बीकर में जो सॉल्यूशन फिल कर दिया, वो कर दिया कलरलेस। कलरलेस किसका यार, मैंने अभी तो सिलेक्ट किया था, मेरे तन मन धड़कन में, ये कर दिया मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4, ठीक। अब इसमें जो सॉल्यूशन है दूसरे वाले में, इसमें है कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन, इसमें है कॉपर सल्फेट, ठीक। अब इसमें मैंने रोड लगा दी एक, ये जो रोड मैंने इसमें लगाई है, यह है जिंक की रोड, और ये जो दूसरी रोड मैंने इसमें लगाई है, यह है कॉपर की रोड, ठीक है। अब कॉपर की रोड लगाने के बाद मैंने क्या काम करा, इन दोनों रोड को, नहीं दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया एक यू शेप की ट्यूब से। इस यू शेप की ट्यूब का नाम है सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे लगा दी कॉटन, क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोई सा भी भर लो, KCl भर लो, NaCl भर लो, पोटेशियम नाइट्रेट भर लो, अमोनियम नाइट्रेट भर लो। अब दोनों सॉल्यूशन रोड हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने वोल्टमीटर से। अब ये जो सेल मैंने बनाया, इस सेल को बोलते हैं हम डैनियल सेल। डैनियल सेल। अब ये जो डैनियल सेल मैंने बनाया है, क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो कैसे होगी, अपने आप होगी? नहीं, अपने आप नहीं होगी, कुछ होगा उसके अंदर। होगा तो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है यहाँ पर, तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला बीकर है जिंक सल्फेट वाला, इसमें होता है ऑक्सीडेशन, और राइट वाला जो बीकर है कॉपर सल्फेट वाला, इसमें होता है रिडक्शन। तो जब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जो जिंक के एटम्स हैं जिंक रोड में वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जिंक सॉलिड फॉर्म से जिंक एक्वस फॉर्म में आ जाता है, मतलब आयंस बन जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन करता है लूज। इलेक्ट्रॉन लूज करने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के इससे इधर से पास होके यहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ सॉल्यूशन में आ जाता है Zn2+, ठीक। अब उसके बाद
अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है इसके अंदर बहुत सारे हैं, कलर यार अच्छा सा नहीं आया है, इसे देखते हैं। उसके बाद इसमें है बहुत सारे कॉपर, कॉपर कॉपर, सॉल्यूशन में है कॉपर आयन और यहाँ सॉल्यूशन में जिंक आयन। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रोड पर आते हैं तो ये कॉपर आयन को कैप्चर कर लेते हैं। कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिंक की ज़्यादा है, तो इसलिए जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब लूज करने की टेंडेंसी तो कॉपर में भी है, लेकिन ज़्यादा लूज करने की टेंडेंसी जिंक में है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव है कॉपर से। तो अब ये कॉपर को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, Cu2+ एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शन। और जब मैं इन दोनों इक्वेशन को मिक्स कर दूं, Zn + Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव + Cu, तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है अनटिल सारे के सारे जो जिंक मेटल रोड है वो ख़त्म ना हो जाए। जब तक ये सारी डिप्लीट नहीं होगी जब तक चलता रहेगा। अब जैसे इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, जब ये रिएक्शन होती रहेगी तो सॉल्यूशन में जिंक आयन बढ़ते रहेंगे, कॉपर आयन घटते रहेंगे। तो ये सॉल्ट ब्रिज का रोल ये है कि इसकी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जब यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं तो सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयन निकल के इसको न्यूट्रल कर देते हैं। जब यहाँ नेगेटिव आयन बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव कम हो जाते हैं, तो इसकी यहाँ से पॉजिटिव आयन निकल के इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और सेल काम करता रहता है। ठीक, अब होता क्या है, जब ये सेल बार बार चलता रहेगा तो तुम्हें पता है ई सेल वो डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। तो जब रिएक्शन होगी जो कंसंट्रेशन है एक की तो बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी। जब कंसंट्रेशन एक की बढ़ेगी एक की घटेगी तो इनकी ई नोट वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कम ज़्यादा होने लग जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी जो ई नोट वैल्यू है वो ई नोट वैल्यू हो जाएगी सेम। जब इनकी ई नोट वैल्यू सेम हो जाएगी, जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो जिंक वाले की वैल्यू थी वो थी -0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू थी +0.34 वोल्ट। तो धीरे धीरे जब इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ने लगती है, इसकी कंसंट्रेशन घटने लगती है कॉपर की, तो इसकी हो जाती है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मोर पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टाइम पे आकर इन दोनों की जो ई नोट की वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, दोनों हो जाएगी इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Zn2+, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cu, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अब आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी कांस्टेंट, तो रिएक्शन हो जाएगी कांस्टेंट। और ये जो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाती है, इन दोनों के रेशो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मान लो मेरे पास ये है सेल रिएक्शन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -2.303 RT/NF log, चलो प्रोडक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ वही डैनियल सेल वाला, Zn2+/Cu2+। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि Zn2+ और Cu2+ इनकी जो कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, ना ये बढ़ेगी ना ये घटेगी। तो इनके रेशो को बोल देता हूँ मैं Kc, इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगी तो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी, तो सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब ΔG हो जाएगा 0।
तो डेल जी जीरो हो जाएगा, सॉरी ई सेल हो जाएगा जीरो, ई सेल जीरो हो जाएगा तो मतलब डेल जी हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा जीरो। अगर डेल जी होता है नेगेटिव, अगर डेल जी होता है नेगेटिव तो वो सेल काम करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। अगर डेल जी हो जाता है पॉजिटिव, वो सेल काम करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस। अब डेल जी क्या है, जीरो, डेल जी जीरो है तो मतलब ई सेल जीरो है, डेल जी होता है ना माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये माइनस एन एफ ई सेल, तो ई सेल जीरो तो ये जीरो। अब इसमें रख दो, इसमें रख दो ये वैल्यू, तो ई सेल तो जीरो हो गया भाई, ई नोट सेल जीरो नहीं होगा, ई नोट सेल तो वही रहेगा इनका, ई सेल जीरो हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, ठीक है। अब इसको इस साइड ले बिल्कुल, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी इजकल टू ई नोट सेल। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो होती है हमेशा 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड कंडीशन में। एफ की वैल्यू रख दो 96500, ठीक है, और एन की वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन होगी, आर की वैल्यू रख दो। तो जब इन सब की वैल्यू में रख दूंगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका ई नोट सेल इजकल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हो आप, या फाइनली आप ये लिख सकते हो लॉग के सी इजकल टू एन इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591, ये है फाइनल इक्वेशन लोग कैसे फाइंड आउट करने की। इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कैसा आता है, जो अभी 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल जी नोट एंड लॉग के सी ऑफ दी गिवन सेल। तो सेल ये दे रखा था Zn प्लस Ag प्लस Zn2 प्लस Ag। अब किसी में दे देगा Zn की जगह निकेल, किसी में दे देगा Zn की जगह कॉपर, किसी में दे देगा मैग्नीशियम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें दे रखा है ई नोट ऑफ Zn2 प्लस Zn, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है जिनका माइनस 0.76 वोल्ट, ई नोट ऑफ Ag प्लस ऑफ Ag सिल्वर की वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट। अब आप मुझे बताओगे आंसर। तो देखो भाई इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट आंसर तो ये है डेल जी नोट इजकल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल माइनस एन की वैल्यू से निकाल लेना 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो जब इसे बैलेंस करोगे तो 2 से गेन करने पड़ेंगे। एफ की वैल्यू 96500, ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेना, ई नोट सेल इजकल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। तो राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन किसका है 0.80, माइनस 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 प्लस 0.76, तो ये आ जाएगा प्लस 1.56 जूल पर मोल। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आएगा जूल पर मोल में, 1000 से डिवाइड कर देना, फिर निकाल देना किलो जूल पर मोल में। तो ये तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों डेल जी नोट, लेकिन हमें डेल जी नोट के साथ साथ लॉग के सी भी फाइंड आउट करना है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला था लॉग के सी का। तो क्या था लॉग के सी का फॉर्मूला, लॉग के सी का फॉर्मूला ये था ई नोट सेल इजकल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो
तो ई नॉट सेल कितना है 1.56, 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 log Kc, तो log Kc इज इक्वल टू 1.56 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 0.0591, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करना, 0.0591 से डिवाइड कर देना। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, केवल एक फॉर्मूला आपको याद करना है। किसका? नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है, log Kc का फॉर्मूला याद करना है। भाई ये 3 फॉर्मूले तो मेन है ही, इनको अच्छे से याद कर लो, 100% आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा बहुत ही अच्छा टॉपिक, या तो वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर होगा बैटरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर फिनिश हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, फिर बैटरीज बचेंगी। बैटरीज, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरीज, कोरोजन वगैरह को फिनिश करते ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश बहुत अच्छे से। फिर कराऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लाइन टू लाइन। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप घर में खुश रहो, त्यौहार अच्छे से मनाओ, भाई बहन के साथ देखो मिठाई विठाई खाना बहुत सारी, और बच जाए तो काजू कतली मेरे लिए भेज देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।